डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने सेना को लेकर दिया विवादित बयान। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। कांग्रेस ने की मंत्री की बर्खास्तगी की मांग। शौर्य पराक्रमी सेना के बारे में हमारा दुश्मन ये नहीं कह सकता है, और बीजेपी का एक मंत्री और बीजेपी के उप मुख्यमंत्री इस तरह की बात कहेंगे और हम मूक दर्शक बने रहेंगे। बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हुई 2 FIR। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। रूस और यूक्रेन के बीच तुर्की में हो रही है शांति वार्ता। होंगी खेल की खबरें और विशेष रिपोर्ट भी, लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं हूं अतुल सिन्हा। अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दुनिया के सामने अपना पक्ष रखेगी भारतीय सांसदों की टीम। 22 मई से 10 दिनों के लिए अमेरिका, यूके, दक्षिण अफ्रीका, कतर और UAE भेजे जाएंगे सभी दलों के चुनिंदा सांसद। थरूर और ओवैसी भी रह सकते हैं शामिल। ऑपरेशन सिंदूर पर अब मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का विवादित बयान। सेना को प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक बताया। कांग्रेस ने सेना के शौर्य का अपमान करार दिया। प्रदेश के एक और मंत्री विजय शाह ने भी दिया था कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान। राज्यपाल और राष्ट्रपति के डेडलाइन को लेकर कानूनी बहस हुई तेज। पूर्व कानून मंत्री बोले सरकार और अदालतों में टकराव होगा। वकील बोले मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही चलेगा राष्ट्रपति। 29 राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के 34 जिलों में हीट वेव के आसार। पश्चिम बंगाल में बिजली गिरने से 3 की हुई मौत। और एक बार फिर बढ़ा कोरोना का आतंक। हांगकांग में आए 31 मामले। सिंगापुर अलर्ट पर। कोविड के मामलों में 28% का इजाफा। चीन, थाईलैंड में भी बढ़ सकते हैं मामले। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री विजय शाह का कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने पूरी सेना को लेकर ही बेहद आपत्तिजनक बयान दे दिया है। इस बयान के बाद न सिर्फ डिप्टी सीएम देवड़ा बल्कि पूरी बीजेपी सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि दोनों नेताओं के खिलाफ पार्टी ने अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। वहीं विजय शाह के मामले में तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ने बेहद सख्त रुख दिखाया है। पूरे मामले पर सुनिए अंशिता की ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जनजातीय कल्याण मंत्री विजय शाह ने मंगलवार को सैन्य अधिकारी सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता दिया, तो आज मध्य प्रदेश के ही डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा बोल पड़े कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की सेना के साथ पूरा देश मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। कांग्रेस पार्टी ने जगदीश देवड़ा के इस बयान पर आपत्ति जताई है और इसे सेना का अपमान बताया है। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं, मध्य प्रदेश के बीजेपी के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने शेखी बघारते हुए ये कहा कि भारतीय सेना और सारे सैनिक नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। ये बात कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है? हमारी बहादुर शौर्य पराक्रमी सेना के बारे में हमारा दुश्मन ये नहीं कह सकता है, और बीजेपी का एक मंत्री और बीजेपी के उप मुख्यमंत्री इस तरह की बात कहेंगे और हम मूक दर्शक बने रहेंगे। हमारी सेना ने लगातार दुश्मन को धूल चटाई है। हमारी सेना ने लगातार पाकिस्तान जैसे आतंकी देशों को सबक सिखाया है। इस बार भी पहलगाम आतंकी हमले के बाद आक्रामक कार्रवाई की, टेरर कैंपों को ध्वस्त किया, उनको बर्बाद किया, और उसके बाद बीजेपी के लोगों की ये हिमाकत, ये हिम्मत कैसे हो रही है कहने की कि हमारी सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। ये सेना का अपमान है, तिरस्कार है, और हम इसके कतई मूक दर्शक बनकर देखेंगे नहीं। हमारी मांग है कि ऐसे व्यक्ति को सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है। उस व्यक्ति को तुरंत बर्खास्त किया जाए, और अगर बर्खास्त नहीं करेंगे तो मैं ये मानूं क्यों ना कि इसको नरेंद्र मोदी की मौन स्वीकृति है, उनका संरक्षण प्राप्त है। इससे पहले सोमवार को मध्य प्रदेश के ही एक अन्य मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनके बयान का खुद संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज करने का निर्देश दिया था,
जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन हाईकोर्ट ने एफआईआर की भाषा पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पूरी जांच हाईकोर्ट की निगरानी में होगी। कांग्रेस पार्टी विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग कर रही है और पार्टी विधायकों ने आज राजभवन के बाहर प्रदर्शन भी किया। लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विजय शाह को बर्खास्त करने से साफ तौर पर मना कर दिया। कांग्रेस कितने ही नाटक कर ले, कांग्रेस को मालूम है कि सब जुडिशियली मामला है। जब न्यायालय के समक्ष सारा मसला है तो न्यायालय से बढ़ के तो वो नहीं हो गए। और जिस बात को लेके वो नाटक बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष पे भी मुकदमा था, वो इस्तीफा अपने नेता प्रतिपक्ष से मांग ले। न्यायालय का जब भी अपमान करने का मौका होगा, कांग्रेस कभी बाज नहीं आएगी। कांग्रेस अतीत में इलाहाबाद की घटना से याद करे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री रहते हुए कांग्रेस की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया। बदले में कांग्रेस ने आपातकाल लगवा दिया पूरे देश के लिए। लेकिन मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कहते हैं कि जब तक विजय शाह को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, कांग्रेस विधायक धरने पर बैठे रहेंगे। आप पिछले 3 दिन से चल रहा जिस प्रकार से मंत्री विजय शाह, जिन्होंने सेना के एक आला अधिकारी के खिलाफ बयान करे, अवरट टिप्पणी करी, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया। हम चाहते हैं कि उसका इस्तीफा हो। जन भावना है, क्या सरकार भारतीय जनता पार्टी सेना से बड़ी हो गई है? मोदी जी को मैं कहना चाहता हूँ, इस पे तत्काल निर्णय होना चाहिए। अमित शाह जी से कहना चाहता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी क्यों चुप है? क्या है, आपकी क्या मजबूरी है कि एक आपका सेना आपसे छोटी हो गई है आपकी पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का श्रेय लेते हुए देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है, लेकिन बीजेपी नेताओं की इस तरह की बयानबाजी पार्टी को मुसीबत में डाल रही है, खासतौर पर तब जब इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चुप्पी साधे हुए है। डीवी लाइव रेडियो के लिए मैं अंशिता। इस बीच कर्नल सूफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताने वाले मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करने को कहा है। विजय शाह ने गुरुवार को ही याचिका दायर की थी और तुरंत सुनवाई की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमकर फटकार लगाते हुए सुनवाई की तारीख शुक्रवार को दे दी थी। अब ये सुनवाई सोमवार को होगी। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बिहार के दरभंगा में एफआईआर दर्ज होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज नई दिल्ली में जमकर प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। राहुल गांधी गुरुवार को दरभंगा में एक कार्यक्रम में आए थे, लेकिन उनका दौरा समाप्त होने के कुछ ही घंटों बाद उनके खिलाफ 2 अलग अलग मामलों में एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर सरकारी अफसरों ने दर्ज कराई है। क्या है पूरा मामला, बता रही हैं आंचल। गुरुवार को राहुल गांधी बिहार के दरभंगा जिले के दौरे पर थे। यहां उन्होंने अंबेडकर छात्रावास में शिक्षा न्याय संवाद के दौरान छात्रों को संबोधित किया और शाम को पटना के एक सिनेमा हॉल में फुले फिल्म देखी। राहुल गांधी को छात्रावास में कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिली थी, बावजूद इसके वो कार्यक्रम में शामिल हुए। उनकी इसी गलती की वजह से जिला प्रशासन ने एफआईआर दर्ज की है। दरभंगा के एक पुलिस अधिकारी अमित कुमार ने मीडिया को बताया, जो प्रस्तावित और परमिटेड जगह थी वहां न जाकर कहीं और सभा की गई है। उसी के फलस्वरूप प्रखंड कल्याण पदाधिकारी जो मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात थे, उन्होंने 163 बीएनएसएस के उल्लंघन के लिए केस किया है और दूसरा केस किया गया है जिला कल्याण पदाधिकारी जी के द्वारा कि अम्बेडकर छात्रावास में जहां परमिशन नहीं दिया गया था वहां जबरदस्ती घुसकर कार्यक्रम को संपादित कराना है। राहुल गांधी के अलावा 20 नामजद और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। राहुल गांधी को जब इस एफआईआर की जानकारी हुई तो उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए मेडल है। जो हॉस्टल था अंदर जाने नहीं दिया, फिर बाद में मुझे फोटोग्राफ दिखाई गई और पता लगा क्यों नहीं जाने दिया। मतलब हालत बहुत खराब थी, मगर जो मैंने कहना था वहाँ कह दिया। मैंने उनसे कहा देखिए आप रोकना चाहते हैं रोक दीजिए, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने रोका नहीं, मैं चला गया। तो वो तो केस तो लगाए हैं, 30-32 केस है मेरे ऊपर, मेडल है ये सब मेरे। वहीं राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के विरोध में दिल्ली में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बिहार में इंडिया गठबंधन के प्रमुख सहयोगी आरजेडी ने राहुल गांधी को कार्यक्रम में जाने से रोकने और फिर उनके खिलाफ एफआईआर को लेकर सरकार की आलोचना की है। पार्टी नेता मनोज झा कहते हैं, जाहिर देखिए सीधी सी बात है कि राहुल जी ने जो कहा उस संदर्भ को भी देखिए। मतलब क्या बिगड़ जाता अगर वो एड्रेस कर लेते, क्या बिगड़ जाता? कुछ भी तो नहीं। और मुझे तो लगता है पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को
डे टू डे लेवल पर ये जानकारियां दी भी जाती हैं या नहीं, और अगर दी जाती हैं तब चुप हैं, तो मैं तो उनसे वही कहूंगा कि आप तो कहते हैं कि जेपी के आंदोलन से प्रभावित हुए थे, आज जेपी होते तो क्या करते। मूल चीजें जो हैं, जातिगत जनगणना, निजी क्षेत्र में आरक्षण, संस्थानों में आरक्षण और आबादी के अनुरूप प्रतिनिधित्व, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनको सीधे डील करना, पॉलिटिकली सीखा जाए, ना कि किसी नेता को रोक दिया, किसी पर वीडियो बना दिए, अनशंट अनाप शनाप अशोभनीय है। तो ये सारी चीजें राजनीति की में जो गरिमा है ना, उसको खत्म करती है। राहुल गांधी के खिलाफ देश भर में 18 मामले दर्ज हैं। मानहानि के एक मामले में उन्हें 2 साल की सजा भी सुनाई गई थी और उनकी सांसदी भी चली गई थी, लेकिन 4 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी और उनकी संसद सदस्यता वापस आ गई। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं। राहुल गांधी के खिलाफ प्रशासन की इस कार्रवाई को चुनाव से ही जोड़कर देखा जा रहा है और जानकारों का कहना है कि ये कार्रवाई नीतीश सरकार को नुकसान पहुंचा सकती है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। तुर्की के इस्तांबुल शहर में शुक्रवार यानी आज रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच सीधी बातचीत हुई। 3 साल में यह पहला मौका था जब दोनों देश युद्ध के दौरान आपस में सीधे बातचीत कर रहे हैं। दोनों देशों की सीधी मुलाकात तुर्की के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुई। इसके अलावा अमेरिका, यूक्रेन और तुर्की के बीच एक त्रिपक्षीय बातचीत की योजना भी है। हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच सीधी बातचीत के बावजूद किसी को भी किसी नतीजे पर पहुंचने की उम्मीद नहीं है। पूरी जानकारी दे रही हैं आराधना। करीब 3 साल बाद रूस और यूक्रेन पहली बार सीधी शांति वार्ता के लिए आमने सामने आए। ये बातचीत तुर्की के इस्तांबुल में हो रही है और पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। लेकिन माहौल और प्रतिनिधि मंडलों की लिस्ट देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये जंग थमने की कोई ठोस उम्मीद बन रही है। यूक्रेन के साथ सीधी शांति वार्ता की पेशकश रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से ही की गई थी, लेकिन खुद पुतिन इस वार्ता में नहीं पहुंचे और उनके न जाने के कारण यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी नहीं आए। हालांकि यूक्रेन ने अपने रक्षा मंत्री के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय टीम भेजी है, लेकिन रूस की ओर से जो प्रतिनिधिमंडल भेजा गया है वो उस स्तर का नहीं है। ये प्रतिनिधिमंडल अपेक्षाकृत कम प्रभावशाली माना जा रहा है। बैठक से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना था कि इस बातचीत से उन्हें कोई खास उम्मीद नहीं है। We don't have high expectations of what will happen tomorrow. And frankly, at this point, I think मार्को रूबियो कह रहे थे कि जब तक राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन इस मुद्दे पर सीधी बातचीत नहीं करते, मुझे नहीं लगता कि हम इसमें कोई सफलता हासिल कर पाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस शांति की आड़ में सिर्फ दिखावा कर रहा है, उसमें वार्ता की कोई इच्छा शक्ति नहीं दिख रही है। दरअसल यूक्रेन चाहता है कि कम से कम 30 दिन का युद्ध विराम हो, जबकि रूस दीर्घकालिक समझौते की बात कर रहा है, जिसमें क्षेत्रीय दावे और नाटो से दूरी जैसे मुद्दे शामिल हों। रूस यूक्रेन की इस तल्खी के बीच तुर्की एक बार फिर मध्यस्थ की भूमिका में है और तुर्की ने ही इस बातचीत की मेजबानी की है। लेकिन अब तक के संकेतों से यही लग रहा है कि इस कोशिश से भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाएगा। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आराधना। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। खेल की खबरों के साथ हैं आंचल। भारत पाकिस्तान के बीच शुरू हुए सैन्य टकराव के चलते आईपीएल 2025 को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब 17 मई से ये फिर से शुरू हो रहा है। आईपीएल के मौजूदा सीजन में फाइनल सहित अब 17 मुकाबले और खेले जाएंगे, जिसमें 13 लीग मुकाबले शामिल हैं। लेकिन अब टीमों के सामने सबसे बड़ी समस्या विदेशी खिलाड़ियों को लेकर है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता और अन्य कारणों के चलते कई खिलाड़ी आईपीएल में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, जबकि कुछ खिलाड़ी सिर्फ लीग मुकाबले ही खेल पाएंगे और प्लेऑफ मुकाबले से पहले ही इंडिया छोड़ देंगे। दरअसल ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच 11 जून से विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जाना है, इसलिए इन दोनों ही टीमों के खिलाड़ी लीग मुकाबले के बाद इंग्लैंड रवाना हो जाएंगे। ऐसे में बताते हैं कि किस टीम का कौन सा विदेशी खिलाड़ी कब तक टीम के लिए उपलब्ध रहेगा। बात गुजरात टाइटन से शुरू करते हैं तो इस टीम के लिए जॉस बटलर सिर्फ ग्रुप चरण तक ही टीम के साथ होंगे और प्लेऑफ में उनकी जगह कुशल मेंडिस लेंगे। शेरफान रदरफोर्ड और कगिसो रबाडा भी लीग राउंड के अंत तक टीम के साथ होंगे।
वहीं राशिद खान, करीम जन्नत, दासुन शनाका और गेराल्ड कोएट्जे पूरी सीजन तक टीम के लिए उपलब्ध होंगे। आरसीबी की बात करें तो रोमारिया शेफर्ड, फिल सॉल्ट और जेकब बेथेल सिर्फ 2 लीग मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे। वहीं टिम डेविड, लियाम लिविंगस्टोन और लुंगे एंडिगी लीग चरण के खत्म होने तक टीम के साथ होंगे, जबकि नुवान तुषारा पूरे सत्र के लिए उपलब्ध होंगे। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड की स्थिति अभी साफ नहीं है। पंजाब किंग्स के लिए मिचेल ओवन, अजमतुल्ला ओमरजई, मार्को यानसेन लीग चरण के खत्म होने तक उपलब्ध रहेंगे। वहीं जेवियर वार्टलेट और काइल जेमिसन टीम के साथ होंगे। जेमिसन को चोटिल लोकी फर्ग्यूसन की जगह टीम में शामिल किया गया था, जबकि जोश इंग्लिस, मार्कस स्टोइनिस और आरोन हार्डी को लेकर स्थिति साफ नहीं है। मुंबई इंडियंस की बात करें तो इस टीम के लिए विल जैक्स लीग चरण के खत्म होने तक मुंबई इंडियंस के लिए उपलब्ध होंगे, लेकिन अगर टीम प्लेऑफ में पहुंचती है तो उनकी जगह जोनी बेयरस्टो ले सकते हैं। ऐसे ही रियान रिक्लेटन भी लीग चरण तक साथ होंगे और प्लेऑफ में उनकी जगह रिचर्ड ग्लीसन ले सकते हैं। बेवॉन जैकब और कार्विन बोश ग्रुप चरण तक उपलब्ध होंगे। वहीं मिशेल सेंटनर, ट्रेंट वोल्ट, रीस टॉपली और मुजीबुर रहमान पूरे सीजन के लिए उपलब्ध रहेंगे। दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो ट्रिस्टन स्टब्स सिर्फ ग्रुप चरण तक होंगे, जबकि फाफ डुप्लेसिस, दुष्मंता चमीरा और सैदुकुल्ला अटल पूरे सीजन तक टीम का साथ देंगे। बात सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की करें तो इन टीमों के अधिकांश विदेशी खिलाड़ी लीग चरण में उपलब्ध रहेंगे। ये टीमें प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं। केकेआर और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के लिए भी प्लेऑफ में पहुंचना मुश्किल दिखाई दे रहा है और ग्रुप स्टेज में इन टीमों के सभी विदेशी खिलाड़ी उपलब्ध रहेंगे। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। और अब आज की खास रिपोर्ट। समकालीन कवियों के तमाम कवियों में जो एक अहम नाम रहा है वो है मंगलेश डबराल का। सत्ता के खिलाफ खुलकर आवाज उठाने का साहस करने वालों में बतौर पत्रकार और साहित्यकार मंगलेश डबराल कभी पीछे नहीं रहे और यहाँ तक कि उन्हें भी अवार्ड वापसी और टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे आरोपों से गुजरना पड़ा, लेकिन वो लगातार संघर्ष करते रहे। मंगलेश डबराल को याद कर रहे हैं हमारे साथी अतुल सिन्हा। जाने माने कवि और रचनाकार मंगलेश डबराल अगर आज होते तो 77 साल के हो रहे होते। उनका रचना संसार बेहद व्यापक रहा है। बेहद संघर्षशील और सरल रहे मंगलेश जी रचना कर्म और अपनी जीवन शैली में पूरी ईमानदारी के साथ आखिरी वक्त तक डटे रहे। उनकी कविताएं उनके जीवन के इर्द गिर्द रही हैं, जहां पहाड़ भी है और समतल ज़मीन भी, गांव का मुश्किल जीवन भी है और शहरों महानगरों की आपाधापी भी, रिश्तों की बारीकियां भी हैं और बदलती हुई सामाजिक व्यवस्थाओं और सत्ता के अधिनायकवाद के चेहरे भी। एक अकेलापन और कहीं भी कुछ छूट जाने का एहसास तो उनकी कविताओं और बातचीत में अक्सर मिलता ही रहा। कहीं ना कहीं वो खुद भी अपनी कविताओं से झांकते हुए ज़रूर मिल जाते हैं। 1981 में जब उनकी 40 कविताओं का पहला संग्रह पहाड़ पर लालटेन आया तो लगा कि उन्होंने 70 और 80 के दशक के दौरान देश के धधकते खेत खलिहानों का सच, लोगों के भीतर के दर्द और कठिन जीवन को बेहद करीब से महसूस किया और कविताओं में उतार दिया। मंगलेश जी जैसे संवेदनशील कवियों रचनाकारों के लिए 2014 के बाद से हिंदूवादी ताकतों के ज़बरदस्त उभार देश के पूरे परिदृश्य में एक भयानक और आक्रामक सियासी मनमानियों ने खासी मुश्किलें खड़ी करनी शुरू कर दी थीं। विरोध की आवाज़ उठाने वालों और इस लहर के खिलाफ बोलने वालों पर हमले से लेकर हत्याओं तक के सिलसिले ने मंगलेश जी और तमाम रचनाकारों कलाकारों को प्रतिरोध की आवाज़ तेज़ करने को मजबूर किया। ये आवाज़ें 70 और 80 के दशक में भी उठी थीं, जब देश सत्ता की निरंकुशता का दंश झेल रहा था। इतने सालों के बाद फिर उससे भी भयावह स्थितियां महसूस करते हुए मंगलेश जी काफ़ी बेचैन थे। कलबुर्गी, गौरी लंकेश जैसे तमाम लोगों की हत्याओं ने उन्हें भीतर तक हिला दिया था। वह बेचैन रहने लगे थे। पत्रकारिता की दुर्दशा और हिंदी के पतन से वो बेहद परेशान थे। मैं जिस हिंदी की बात कर रहा हूँ वो उसका वर्तमान स्वरूप है। मैं उस हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें प्रेमचंद ने लिखा, जिसमें निराला ने लिखा, जिसमें मुक्तिबोध, रघुवीर साय, कुंवर नारायण, शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन, इस तरह के कवि व्यक्तित्व हुए, इस तरह के बड़े व्यक्तित्व हुए। मैं उस हिंदी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं उस हिंदी के बारे में बात कर रहा हूँ जो उसका वर्तमान रूप है। वो अक्षम हो चुकी है इन सब का विरोध करने में,
है ना। तो एक बात, दूसरी बात है कि देखिए मैं पिछले लगभग 45 वर्षों से हिंदी में लिखता आ रहा हूँ। मैंने थोड़ा बहुत कविता लिखी, थोड़ा बहुत पत्रकारिता की, और ऐसा कैसे संभव है कि मैं जिस भाषा में लिखता रहा हूँ उसको मैं प्रेम न करता हूँ, उससे मैं प्यार न करता हूँ। लेकिन मेरा कहना यह है कि हम अपनी भाषा को एक सभ्य आचरण, सभ्य और मानवीय आचरण की भाषा बने रहने दें, हम उसे घृणित भाषा में न बदलें। लेकिन उनका लेखन और बेहतरीन कृतियों के अनुवाद का काम बदस्तूर जारी रहा। अपनी कविताओं की बदौलत तमाम देशों की यात्रा के दौरान उनके भीतर का गद्यकार भी एक नए रूप में सामने आया और 2019 में उन्होंने पहली बार एक यात्रा वृत्तांत लिखा, एक सड़क एक जगह। और उनका आखिरी संग्रह 2020 की फरवरी में आया, स्मृति एक दूसरा समय है। इसी के बाद शुरू हुआ खतरनाक कोरोना काल और फिर लगातार बढ़ते इसके प्रकोप ने मंगलेश डबराल को 9 दिसंबर 2020 को हमसे छीन लिया। लेकिन आखिरी वक्त तक मंगलेश जी में उम्मीदें बरकरार थीं। सामाजिक सांस्कृतिक जिम्मेदारियों का एहसास उन्हें बार बार जन संघर्षों के साथ ला खड़ा करता था। वामपंथी आंदोलन को लेकर रचनात्मक तौर पर कुछ असहमतियों के बावजूद मंगलेश जी प्रगतिशील लेखक संघ, जनवादी लेखक संघ और जन संस्कृति मंच को अपने बहुत करीब पाते थे। हालांकि उन्होंने खुद को कभी किसी दायरे में नहीं बांधा। उनका मूल लेखन और चिंतन जन पक्षधरता को समर्पित रहा और सत्ता के प्रतिरोध की संस्कृति के साथ खड़ा रहा। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं अतुल सिन्हा। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव रेडियो के साथ। हर रोज सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।